अरे ये तो कोई जादुई गुफा है। बाहर से कोयले की और अंदर देखो, पूरा आलीशान महल है, महल। हमने सोचा था दोनों माँ बेटी गांव से निकल जाने के बाद दर दर की ठोकरें खाएंगे, रोती रहेंगी, लेकिन हमें क्या पता था कि ये लोग ऐश से अपनी जिंदगी काटेंगे। अरे भाई, मुझे तो लगा ये कल को वापस आएंगे हमारे पास और पैरों में गिरकर माफी भी मांगेंगे कि हमसे गलती हो गई, माफ कर दो, गांव में रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो। लेकिन इन लोगों के हाथ में कोई जादुई गुफा लग गई है ना, तभी तो ये लोग अब हमें अकड़ दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, इनके हाथ में जो भी गुफा लगी है, अब तो ये हमारे हाथ में है ना। और अब वापस से दोनों माँ बेटी के वही दिन शुरू होने वाले हैं। जिसको जो भी पसंद आ रहा है इस गुफा से वो ले सकता है, कोई हमें रोकने वाला नहीं है। गांव वाले कोयले की गुफा से महंगी महंगी चीज उठाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक चिंगारी निकलती है और उसे गुफा में आग लगने लग जाती है। अरे अरे बचाओ, अरे बचाओ कोई हमें, अरे आग लग गई है, हम कैसे निकलेंगे यहाँ से, यहाँ बाहर का रास्ता भी नहीं दिख रहा। ये कैसी अद्भुत गुफा थी जो बाहर से कोयले की है और अंदर से आलीशान महल की तरह है, और गांव वालों के जाते ही उस गुफा में आग कैसे लग गई। कहानी के पीछे भाग में ही इस गुफा की सारी सच्चाई छुपी है, इसीलिए हम पीछे भाग में चलते हैं। राधा छोटे से गांव में अपनी बेटी शिवांगी के साथ रहती थी और एक छोटी सी झोपड़ी में अपने जैसे तैसे रहते थे। एक शाम राधा खेत से घर लौटती है। माँ, हम कब तक इस गांव में रहेंगे? मुझे इस गांव में बिल्कुल नहीं रहना। कोई हमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता, और अगर हमसे कुछ बात करने आ भी रहा हो तो वह अपने मतलब से ही बात करने आता है। पर हम क्या कर सकते हैं, लोग इस बात का फायदा उठाते हैं कि हमारे घर में किसी आदमी का साया नहीं है। तेरे पिता तो बचपन में ही मर गए, पर मैं तो हूँ ना, तू अपनी माँ के होते हुए क्यों डर रही है? दोनों बेटी सारी कमियों के बावजूद भी उस गांव में जैसे तैसे रह रही थी। कुछ दिनों बाद राधा थोड़ी सी जमीन जिसमें खेती करती है वहां जाती है। अरे भैया, ये तो मेरा खेत है, आपने मेरे खेत में अपना खेत क्यों ले आए? यहाँ से तो मेड़ जाती है। तो क्या हुआ, वैसे भी बिना किसी आदमी के मदद के तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाते, इसीलिए मैंने ले ली। आप ये क्या बात कर रहे हैं? एक तो आपने गलती की, ऊपर से गलती पर अकड़ भी रहे हैं। अभी तो बस अकड़ रहा हूँ, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो जो बची हुई कुछ जमीन है ना वो भी ले लूंगा। उस आदमी की धमकी सुनकर राधा कुछ नहीं कहती और चुपचाप घर आ जाती है। घर आते ही राधा की पड़ोसन सुशीला आती है। अरे राधा बहन, कैसी हो? आजकल तो दिखती ही नहीं। बस काम में ही लगी रहती हूँ। वैसे राधा बहन, मैं यहाँ शिवांगी के लिए आई हूँ। मेरा भाई है, उसके रिश्ते की बात चला दो अपनी बेटी से। हाँ, उम्रदार है, थोड़ा पीता भी है, लेकिन तुम्हारी बेटी को इससे अच्छा तो कोई मिलेगा नहीं। उसका तलाक हो गया पीने की वजह से, 2 बच्चे हैं, ठीक है ना? रिश्ता लगा देती हूँ। ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे आपकी खुद की एक जवान बेटी है और मेरी बेटी की जिंदगी खराब करने के बारे में सोच रही हैं। निकल जाइए, मैं ऐसे लोगों से बात तक करना पसंद नहीं करती। राधा सुशीला को घर से निकाल देती है। कुछ दिनों बाद राधा की जब थोड़ी सी जमीन बची थी वो भी गांव वाले हड़प लेते हैं। गांव वाले पता नहीं क्यों हमारा इतना खून पीते हैं। माँ, मैं तो कब से कह रही हूँ कि हमें इस गांव को छोड़ देना चाहिए। हम गांव छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं, हमें यहीं रहना पड़ेगा, जैसा आपको सही लगे। कुछ दिनों बाद शिवांगी घर के बाहर वाले बाथरूम में नहा रही होती है कि तभी पेट से कुछ आवारा लड़के झांकने लड़के हैं। देख देख, नहाते हुए कितनी मस्त लगती है। तभी वहां शिवांगी की माँ आती है और ये सब देख लेती है। कैसे निकम्मे हो, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं। रुको, तुम्हें अभी बताती हूँ मैं। अरे भाग भाई, उसकी माँ आ गई। राधा उन लड़कों को तो भगा देती है, लेकिन अब राधा गांव में रहने को तैयार नहीं थी। शिवांगी, हम अब इस गांव में नहीं रहेंगे। अब तक मैं इसलिए चुप थी क्योंकि तेरी इज्जत पर कभी बात नहीं आई, लेकिन मुझे अब इस गांव में बिल्कुल नहीं रहना है। अब हम इसी समय इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। दोनों उसी समय गांव छोड़कर जाने लगते हैं। ठंड का मौसम था और सुनसान सड़क पर दोनों को काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। माँ, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, हम कहाँ जाएंगे? हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी गांव छोड़कर? नहीं, कोई गलती नहीं करी है। जहाँ हमारा सम्मान नहीं, वहाँ हम नहीं। मैं अपनी बेटी पर कोई आंच नहीं आने दे सकती थी। और तू चिंता मत कर, हमें कहीं ना कहीं से कुछ रहने की जगह तो मिल ही जाएगी। दोनों इधर उधर जंगल में भटकने लगते हैं। तभी राधा को एक कोयले की गुफा दिखती है। देख देख शिवांगी बेटा, कोयले की गुफा, हम वहाँ रह सकते हैं। ठंड में ये जगह भी बहुत अच्छी लग रही है, चलो हम वहीं पर रहते हैं। दोनों माँ बेटी कांपते हुए कोयले की गुफा में जाते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। माँ, यहाँ तो ठंड लग रही है, लेकिन आग भी नहीं जला सकते। अगर आग जलाई तो पूरी कोयले की गुफा जल जाएगी और हम भी।
कोई बात नहीं, हम यहाँ आग नहीं जला सकते तो क्या हुआ, हम यहाँ से कोयला ले जाकर बाहर तो आग जला ही सकते हैं ना। राधा और शिवांगी वहां से कुछ कोयले इकट्ठा करती है और बाहर जाकर आग जलाती है। माँ, कोयले की वजह से मेरे पूरे कपड़े ही काले काले हो गए हैं। कोई बात नहीं, अब की बार हम जाएंगे ना तो जमीन पर पत्ते बिछा देंगे, इससे ठंड भी नहीं लगेगी और कपड़े गंदे भी नहीं होंगे। और माँ, भूख का क्या करें? बेटा थोड़ा सब्र कर, यहाँ कहीं आसपास फल होगा तो मैं तुझे दे दूंगी। राधा पेड़ से फल तोड़कर लाती है और दोनों माँ बेटी फल खाते हैं और रात के समय कोयले की गुफा में ही पत्ते बिछाकर सो जाते हैं। माँ, अच्छा हुआ हमने गांव छोड़ दिया, कम से कम वहाँ पर हमें कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती थी, यहाँ तो हम खुश हैं। हाँ बेटी, यहीं मैं पास में झरना देखा था, मैं कल सुबह पानी भी ले आऊंगी। अगली सुबह दोनों पानी लेकर वापस कोयले की गुफा में आते हैं तो उसे गुफा को आलीशान महल में देखती है, जो कि बाहर से कोयले की गुफा थी और अंदर से महल। माँ, ये तो एक आलीशान महल बन गया अंदर से, ये कैसा चमत्कार है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये जादुई कोयले की गुफा है क्या? हाँ, ये एक जादुई कोयले की गुफा है, लेकिन तुम दोनों माँ बेटे के लिए तुम दोनों ने पहले ही बहुत तकलीफ का सामना करके यहाँ पहुंची हो। अब तुम दोनों को यहाँ किसी तकलीफ का सामना नहीं होगा, सारी चीज तुम्हारे पास मौजूद है। माँ, सच में भगवान होते हैं, वो किसी न किसी रूप में हमारी मदद के लिए आ ही जाते हैं। खुद देखो, ऐसी जगह में कोयले की गुफा मिली, वो भी जादू से आलीशान महल बन गई अंदर से। हाँ बेटी। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी जादुई कोयले की गुफा में रहने लगती हैं, लेकिन माँ बेटी के बारे में गांव वालों को पता चल जाता है। अरे बहुत हो गया उन दोनों माँ बेटी का, उन्हें उनकी औकात पर लाना ही पड़ेगा, किसी गुफा में रह रहे। चलो आज हम चलते हैं। गांव वाले सारी जादुई गुफा की चीज उठाने लगते हैं, तभी आग लग जाती है। गांव वाले चिल्लाने लगते हैं कि तभी राधा और शिवांगी कोयले की गुफा में आग देख लेती है। माँ देखो, हमारे घर में आग लग गई है और वहाँ से कितने लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही है। हे भगवान, बस किसी की जान पर ना बनी हो। चल शिवांगी, हमें सबकी मदद करनी होगी। दोनों माँ बेटी उस कोयले की गुफा में जाती हैं और देखती हैं कि वहां सब गांव वाले थे। दोनों लोगों की मदद करने लगती हैं। धन्यवाद शिवांगी बहन। अरे भैया, अभी बात करने का समय नहीं है, सबकी जान बचाना जरूरी है। दोनों माँ बेटी जैसे तैसे सबको बाहर निकालती हैं और वो दोनों अकेले ही जब गुफा में बचती हैं तो गुफा की आग शांत हो जाती है। ये क्या, यहाँ तो आग भी शांत हो गई और वापस ये महल में बदल गया। हमें माफ कर दो, हमने तुम लोगों के साथ कितना गलत बर्ताव किया, लेकिन जब हम पर मुसीबत आई सबसे पहले तुम ही आए, वो भी बिना सोचे समझे हमारी मदद कर रहे थे। और यह तुम्हें इस गलती की सजा मिली है। गलती करने के बाद किसी से माफी न मांगना और उसके लिए परेशानी बढ़ाना, यही तुम सब लोगों का सबक था। अरे अरे, ये किसकी आवाज है? जो भी हो, हमें माफ कर दो। राधा बहन और शिवांगी बेटा, हमने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया है, वापस हमारे साथ गांव चलो, हमें हमारी गलती पर बहुत पछतावा है। माफ करना, अब हम वापस गांव नहीं आ सकते, हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। अब लोग भी खुश रहें, हमने आपको माफ कर दिया है, लेकिन अब हम गांव आकर खुद को दुख नहीं दे सकते। राधा और शिवांगी दोनों उसी जादुई कोयले की गुफा में हमेशा रहते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। आधी ठंडी आधी गर्मी वाला जादुई गांव। ये भगवान, बड़ी ठंड है। हाय, ये ठंडी ठंडी हवा सीधे जाकर हड्डियों में चुभ रही है। राम जी ही बचाएं ऐसी कड़ाके की ठंड से। पता नहीं ये कैसा जादुई गांव है, पूरे साल बर्फ ही गिरती रहती है। भला होता कि हमारे जादुई गांव में सर्दी नहीं बल्कि 6 महीने ठंड और 6 महीने गर्मियां होती। जहाँ एक तरफ बूढ़ी जमुना अपने जादुई गांव में बर्फ गिरने से दुखी थी, तो वहीं दूसरी तरफ गर्म हिस्से में लू बह रही थी और लावे जितनी गर्मी थी। जुगनी पानी लेके मीलों पैदल चलते हुए घर जा रही थी। हे भगवान, मैं तो पसीने से बिल्कुल नहा धो गई। आग लगे ऐसी गर्मी वाले जादुई गांव को। नदी तालाब सब सूखे पड़े हैं, कितने किलोमीटर दूर से चलकर पानी लाना पड़ता है। इससे लाख गुना अच्छा तो पहले का मौसम था, थोड़ी तो दिक्कत परेशानी होती थी। इस तरह ठंड देखने के लिए तरसना तो नहीं पड़ता था। खैर, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होगा। आखिर क्यों ये महिला ऐसे मिसाल दे रही है और क्या है इस जादुई गांव का रहस्य जिसमें एक समय पर 2 अलग अलग मौसम मौजूद है? तो चलिए इसके पीछे की कहानी देखते हैं। दूर दराज बसा हुआ बलियापुर गांव आज भी बाकी गांव से पिछड़ा हुआ है। वहां कमाने के
ज्यादा जरिए उपलब्ध नहीं है। सभी लोगों के घर आज भी मिट्टी के हैं और कुछ लोग फूस की झोपड़ी डालकर रह रहे हैं। गांव में केवल रोजगार के दो ही साधन मौजूद हैं, खेती बाड़ी और ईंट की भट्टी। आधे लोग किसानी करते हैं और आधे ईंट की भट्टी पर मजदूरी करते हैं। जहां मोहन और हरिया निराश दिल से बातचीत कर रहे हैं। हम किसान लोगों ने दिन रात खून पसीना बहाकर एक एक दिन इस जमीन पर इस उम्मीद से मेहनत की कि खेत में दिन रात हल चलाया, बीज लगाया, खाद पानी दिया कि इस बार हमारी खेत की फसल बहुत अच्छी होगी तो हम साल भर पेट भर कर खा सकेंगे। लेकिन इस बेतहाशा गर्मी के मौसम ने हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अरे ये तो गर्मी के मौसम में हर साल ही होता है। हम जाने कहां कहां से कर्ज उठाकर खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन ये गर्मी का मौसम हमारी अच्छी खासी फसल को नुकसान पहुंचाता है। अरे इससे तो अच्छा होता कि हमारे गांव में साल भर ठंड का मौसम बना रहता, तो हमारी फसल भी बर्बाद नहीं होती और मेहनत भी इस कदर जाया नहीं जाती। तुमने बिल्कुल ठीक कहा भाई। अरे तुम किसान लोगों को तो केवल अपनी अपनी पड़ी है। अरे हम मजदूरों के बारे में कौन सोचेगा। हमारी भट्टी तो गर्मी के मौसम में ही चलती है, सर्दियों में तो काम ही नहीं निकलता है। ऐसे में हम अपने परिवारों की रोटी पानी कैसे चलाएंगे, कभी सोचा है? अरे तुम लोग भी हमारी तरह खेती कर लो, किसने मना किया है? ज्यादा लंबी लंबी बातें मत फेंको बरखुरदार। अरे तुम लोगों की तरह हमारे पास खेती करने के लिए जमीन भी तो होनी चाहिए ना। इस तरह मौसम को लेकर लोगों के बीच में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। तभी गांव की सबसे बूढ़ी महिला सीता काकी आकर दोनों का झगड़ा सुलझाती है। अरे क्या हो गया है तुम दोनों को? इस तरह से लड़ाई क्यों कर रहे हो? एक ही गांव में रहकर इस तरह से एक दूसरे के खून के प्यासे बने हो। पहले ही हम लोग इतने दुख तकलीफों में अपना पेट भर रहे हैं। भाई भाई की तरह रहो, भगवान से प्रार्थना करो, वो सबका बेड़ा पार लगाएंगे। अरे बस करो काकी, अगर सच में भगवान होते तो हमारे गांव की परिस्थितियां इतनी गरीब और दुखदाई थोड़ी ना होती। बात करती हैं। गांव के गरीबी भरे हालातों ने गांव के तमाम निवासियों को नास्तिक बना दिया था, इसलिए कोई ईश्वर में श्रद्धा विश्वास नहीं रखता था। जबकि सीता इकलौती ऐसी थी जो अपनी दिन की शुरुआत भगवान का नाम लेकर करती थी, और जब कभी उसके दरवाजे पर कोई इंसान या जानवर आ जाता तो वह उन्हें भूखा नहीं भेजती थी। इतनी मेहनत मशक्कत के बाद भी सारे गांव वाले दुख भरी रोटी ही खाते थे। जहां दीना अपनी पत्नी कम्मो से बोलता है, अरे थोड़े दिनों में ठंड का मौसम शुरू होने वाला है कम्मो, फिर ईंट भट्टी बंद रहेगी। समझ नहीं आ रहा है ये ठंड के 3-4 महीने कैसे कटेंगे। यही चिंता तो मुझको भी खाई जा रही है जी। हम तो गरीब आदमी हैं, डेली के कमाने खाने वाले, राम जाने क्या होगा। जहां ठंड के मौसम के आने पर भट्टी पर काम करने वाले मजदूर लोग दुख और शोक मना रहे थे, तो वहीं किसान लोग बेहद खुश थे। जहां मोहन रोटी खाते हुए अपनी पत्नी सरला से बोलता है, अरे किसी तरह से साल के 8 महीने कैसे न कैसे करके गुजर गए। अब तुम देखना सरला, इस बार मैं ठंड के मौसम में अपने खेत में आधे हिस्से में मकई और आधे हिस्से में सरसों उगाऊंगा। सर्दी के मौसम में हमारी फसल बिना किसी रुकावट के अच्छी होगी और साल भर खाने का जुगाड़ भी हो जाएगा। भगवान करे तुम्हारी सोच पूरी हो जाए जी। उधर सीता अपनी थाली में 2 रोटी बनाकर खाने चलती है। तभी एक कुत्ता काऊ काऊ करते हुए उसके दरवाजे पर आकर बैठकर पूंछ हिलाने लगता है। तुझको भूख लगी है? ये ले, इसमें से एक रोटी तू खा ले, मैं एक खाकर रह लूंगी। कुत्ता मुंह में रोटी दबाकर चला जाता है। तभी एक गाय भी आकर गुहार लगाने लगती है। लगता है आज ईश्वर ने मेरे नसीब की रोटी लिखी ही नहीं। लो गौ माता, ये तुम खा लो। गाय रोटी खा लेती है। तभी वह गाय देवी पार्वती बन जाती है। सीता, मैं तुम्हारे मददगार भावना से खुश हुई, इसलिए इस प्रकृति की सृजनहार होते हुए मैं इस गांव के आधे भाग को ठंडे गांव और आधे भाग को गर्मी वाले गांव में हो जाने का वरदान देती हूँ, ताकि सबकी अड़चनें दूर हो जाएं। किंतु याद रखना, इस गांव में अब इस 2 मौसम के अलावा और कोई तीसरा मौसम नहीं आएगा। तुम्हें पूरे साल इसी एक मौसम के सहारे रहना होगा। हम सबको स्वीकार है देवी, हम रह लेंगे। ठंड का मौसम हम किसानों के लिए लाभकारी है। हाँ, हम भी इस गर्मी के मौसम में खुश हैं। तो फिर ठीक है, आज से इस एक गांव के अंदर 2 मौसम रहेंगे सदा के लिए। देवी के वरदान स्वरूप जादुई गांव में लोग कुछ दिन तो खुशी खुशी रहने लगते हैं, लेकिन थोड़े वक्त के बाद
कुढ़ने लगते हैं। जहां साल भर गर्मी पड़ने के चलते मिट्टी पेड़ पौधे अपना संतुलन खो देते हैं, जमीन से नमी चली जाती है, नदी तालाब सूख जाते हैं। मजदूर लोग पसीने में तरबतर ईंट बना रहे थे। हे भगवान, इस गर्मी वाले शुष्क मौसम ने तो उबाल कर रख दिया है। इससे भली तो ठंड थी। अरे तुमने बिल्कुल ठीक कहा भाई। देखो, इस नवंबर दिसंबर में भी गर्मी के मौसम में थोड़ी भी राहत नहीं है। दिन रात बस लू चल रही है। ऐसा लग रहा है रेगिस्तान में रह रहे हैं। जहां एक तरफ गर्मी वाले गांव के वासी दुखी थे, ठंड वाले गांव का भी कुछ ऐसा ही हाल था। कहानी के अंत में क्या हुआ, चलिए देखते हैं। जहां सरला शीला दिन रात की बर्फबारी और ठंड से बिल्कुल उकता चुकी थी। इस ठंड ने बड़ा उकता दिया है बहन, जहाँ देखो बर्फ ही बर्फ है। इतने दिनों से सूरज का मुंह भी नहीं देखा है। सही बोल रही हो बहन, ये जादुई ठंडा गांव तो श्राप के जैसा लग रहा है। इससे अच्छा तो पहले वाला मौसम था। न लकड़ी मिल रही है, जहाँ देखो दिन भर कोहरा ही कोहरा छाया है। खिली धूप देखने की इच्छा हो रही है मेरे दिल में। तभी ठंड में ठिठुरते बूढ़े रामू काका बोलते हैं, अरे तुम सब लोगों ने तो ये वरदान मांगा था, अब जियो ऐसे दोहरे मौसम में। अरे मौसम का संतुलन जरूरी होता है। ईश्वर ने जो बनाया था अच्छा बनाया था। हम लोगों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है। हमें अपनी गलती के लिए पश्चाताप करना होगा। सब गांव वाले मिलकर प्रकृति के संतुलन के लिए गुहार लगाते हैं। तभी पार्वती माँ प्रकट होती हैं। क्या हुआ, तुम गांव वालों ने मुझे फिर से स्मरण किया? अब तो मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। किसानों को ठंडा गांव चाहिए था, उनके पास ठंडा गांव है। मजदूरों को गर्म गांव चाहिए था, तुम्हारे पास भी गर्म गांव है। अब क्या बाधा है? अपनी भूल को मान लेते हैं और सीता बोलती है, हे माँ, हम सबको हमारी भूल का एहसास है कि मौसम का संतुलन कितना जरूरी है। आपने हमारे जो इस गांव को आधे आधे मौसम में अलग अलग बांटा है, हम आपसे विनती करते हैं इसे फिर से एक गांव बना दीजिए। अलग अलग ठंडा और गर्म गांव हमें नहीं चाहिए। आखिरकार तुम्हें इस बात का एहसास हो गया कि मौसम का संतुलन कितना जरूरी है। पतझड़, ठंड, गर्मी, बारिश, सारे मौसम जरूरी हैं। इसलिए मैं वरदान देती हूँ, ये गांव अब पहले से भी सुंदर मौसम वाला गांव होगा, जहाँ तुम सब दुख नहीं आनंद से रह पाओगे। इस तरह अंत में वह गांव पहले की तरह वापस हो जाता है। सब लोग अब बिना दोष लगाए खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं।